फ्रेंड्स, आई एम युक्ता। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ने वाले हैं। जानेंगे नेशनल इनकम एंड उससे रिलेटेड कुछ एग्रीगेट्स के बारे में। आज हम जानने वाले हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ एग्रीगेट्स के बारे में, एंड नेक्स्ट क्लास में हम नेशनल प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ एग्रीगेट्स के बारे में जानेंगे, एंड देन हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को यार नेशनल इनकम के नाम से इतना डर लगता है ना, बट गाइज ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। हम बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इजी तरीके से इस चैप्टर को समझने वाले हैं, और समझने के बाद तुम खुद कहोगे नेशनल इनकम आसान है क्योंकि इकोनॉमिक्स आसान है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ एग्रीगेट्स के बारे में। अब एग्रीगेट्स के बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उनको एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू की। ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू क्या होती है? ग्रॉस वैल्यू की सबसे पहले बात करें तो ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या है कि प्राइस एट द टाइम ऑफ परचेज। फॉर एग्जाम्पल, मैं मोबाइल परचेज करने गई और मैंने 10,000 रुपीज़ का मोबाइल खरीदा, तो जो 10,000 रुपीज़ उस मोबाइल की वैल्यू है एट द टाइम ऑफ परचेज, जब मैंने परचेज करा उस मोबाइल की वैल्यू क्या है 10,000 रुपीज़, तो वो क्या है उस मोबाइल की ग्रॉस वैल्यू है। ग्रॉस वैल्यू क्या होती है? एट द टाइम ऑफ परचेज जो उसका प्राइस है। ठीक है, मोबाइल का प्राइस क्या है 10,000, तो 10,000 क्या हो गई हमारी ग्रॉस वैल्यू, रुपीज़ 10,000 क्या हो गई हमारी ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, अब आता है भाई नेट वैल्यू। नेट वैल्यू क्या है? अगर मैं इसी मोबाइल को 1 साल बाद बेचने जाऊंगी तो उस टाइम उसकी वैल्यू क्या होगी? तुम्हें पता है यार कि अगर मैंने अब फ़ोन खरीदा और 1 साल बाद मैं बेचने जाऊंगी, आज मैंने 10,000 का खरीदा तो 1 साल बाद वो कम वैल्यू का ही बिकेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 1 साल बाद जो है मोबाइल जो है वो 8,000 रुपीज़ का बिक रहा है। ठीक है, 8,000 रुपीज़ का बिक रहा है। अब जो ये डिफरेंस आया 10,000 से 8,000, क्या डिफरेंस आया? 2,000 का। ठीक है, क्यों वैल्यू जो है 10,000 से 8,000 जो है 1 ईयर बाद डिक्रीज हो गई? क्यों? बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या होता है कि 1 साल तक तो मैंने उस मोबाइल को यूज़ करा ना, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से डेप्रिसिएशन लग सकता है, या हो सकता है 1 साल के अंदर उस मोबाइल को वह कुछ वियर एंड टीयर आ गया हो, या टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया हो, तो उसकी वजह से क्या लग जाता है? डेप्रिसिएशन लग जाता है। और जब मैं पैसेज ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको बेचने जा रही हूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेट वैल्यू क्या होगी? 1 साल बाद करंट वैल्यू क्या होगी? उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? 8,000 रुपीज़ होगी। तो नेट वैल्यू बात करती है करंट एक्चुअल वैल्यू की, ग्रॉस वैल्यू बात करती है कि एट द टाइम ऑफ परचेज कितनी वैल्यू थी उसकी। तो जब मैंने मोबाइल परचेज किया, पड़ा तो 10,000 रुपीज़ का, बट 1 साल बाद अगर हम बेचने आएंगे तो उसकी नेट वैल्यू कितनी रह जाएगी? 8,000 रुपीज़ रह जाएगी। बीच में क्या लग जाएगा? 2,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। डेप्रिसिएशन के कई सारे रीजन हो सकते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मैंने इस मोबाइल का कंजम्पशन करा ना 1 साल तक, तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा। या वियर एंड टीयर हो गया, टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आ गए तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अब ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू की बात करूँ, जब मैं ग्रॉस वैल्यू में से माइनस कर दूंगी डेप्रिसिएशन, ये 2,000 रुपीज़ का क्या लगा? ये जो गैप आया वो डेप्रिसिएशन था। तो ग्रॉस वैल्यू में से जब मैं डेप्रिसिएशन को लेस कर दूंगी तो मेरी क्या आ जाएगी? नेट आ जाएगी। एक्चुअल वैल्यू क्या है अब उस मोबाइल की, कि मोबाइल 10,000 का था, बट 1 साल बाद उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? 8,000 रुपीज़ होगी। नेट वैल्यू क्या होगी? 8,000 रुपीज़ होगी, क्योंकि 2,000 का क्या लग जाएगा? डेप्रिसिएशन लग जाएगा। और अगर मुझे नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पर जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या होता है भाई? डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, अगर ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पर जाना है तो डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पर जाना तो डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? देन हम बात करते हैं मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट की। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन की कॉस्ट, कि अगर मुझे किसी भी गुड का प्रोडक्शन करना है तो मेरे को क्या चाहिए होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलकर क्या करते हैं? किसी भी गुड का प्रोडक्शन करते हैं। अब किसी भी गुड का वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बदले में फर्म को उनको क्या देनी पड़ेगी? फैक्टर पेमेंट देनी पड़ेगी, और जो कि क्या है? उस गुड के बनाने की कॉस्ट भी है। बेसिकली फर्म की तो वो कॉस्ट है। तो अब फैक्टर पेमेंट फर्म क्या क्या देगी उनको? लैंड के बदले रेंट देगी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देगी, और
लेबर के बदले वेजेस देगी और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो हमने फैक्टर पेमेंट दी, ये क्या है, मेरी फैक्टर कॉस्ट है एक गुड का प्रोडक्शन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसी फ़ोन की जो फैक्टर कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आई थी, मान लेते हैं कि इस गुड की जो फैक्टर कॉस्ट आई थी वो क्या आई थी, 8,000 रुपीज़ आई थी। ठीक है, 8,000 रुपीज़ आई थी। अब तुम कह रहे हो कि भाई मार्केट में तो ये 10,000 रुपीज़ का मिल रहा है, क्योंकि मैं एट द टाइम ऑफ परचेज जब मैं परचेज करने गई तो मार्केट में मेरे को तो 10,000 रुपीज़ का मिला था, बट इसकी कॉस्ट तो भाई 8,000 रुपीज़ आई है। अब ये जो 2,000 रुपये का डिफरेंस आया, तुम कहोगे कि भाई ये 2,000 रुपये क्या है, प्रोड्यूसर जो है, फर्म जो है प्रॉफिट अर्न कर रही है। बट यार तुम बहुत ही ज़्यादा गलत हो इस मामले में। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि 8,000 रुपीज़ की जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई है इस मोबाइल को बनाने के लिए, तो इसमें तो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। क्योंकि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें एंटरप्रेन्योर होता है और उसको हम क्या देंगे, फैक्टर ऑफ पेमेंट देंगे, जो कि क्या होती है, प्रॉफिट होती है। तो इस 8,000 रुपीज़ में प्रोड्यूसर का प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये जो 2,000 रुपीज़ का गैप आ रहा है ना, ये क्या है, टैक्स है। मार्केट में जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो तुमने देखा होगा इंक्लूडिंग जीएसटी, तो टैक्स लग जाता है। तो ये जो 2,000 रुपीज़ का आया हमारा यहाँ पर, ये क्या है, टैक्स आया है, जिसको हम बोलते हैं एनआईटी। एनआईटी क्या होता है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। एनआईटी स्टैंड्स फॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालेंगे, आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में से जब मैं माइनस कर दूंगी एस सब्सिडी, तो मेरे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इस मोबाइल पर जो है वो टैक्स लगा, मान लो 3,000 रुपीज़ का। ठीक है, 3,000 रुपीज़ का टैक्स लगा और गवर्नमेंट ने क्या करे, इस मोबाइल पर 1,000 रुपीज़ की सब्सिडी प्रोवाइड करा दी। सब्सिडी प्रोवाइड करा दी तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आया, 2,000 रुपीज़ आया। 2,000 रुपीज़ आया। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स हमारे क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जीएसटी। क्या हो गया हमारा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हमारा इंक्लूड हो जाता है जब फैक्टर कॉस्ट में, तो वो मार्केट प्राइस बनाता है। तो जब मैं फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दूंगी क्या, एनआईटी, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस से अगर मेरे को क्या निकालने हैं, फैक्टर कॉस्ट निकालने हैं, तो मेरे को एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कभी भी कंफ्यूज मत होना, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो 2,000 रुपीज़ का डिफरेंस आया है, ये प्रॉफिट नहीं है प्रोड्यूसर का, ये क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। जब कैसे निकालते हैं हम इसको, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देते हैं। अब भाई इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक बार ये देख लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पर इम्पोज किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया हमारा। डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, अगर नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब बात करते हैं भाई सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है, गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है ताकि प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर की बात करूँ तो वो हमें सब्सिडाइज रेट पर मिलता है ना। मान लो अगर मार्केट में 1,000 रुपीज़ का सिलेंडर मिल रहा है तो गवर्नमेंट ने क्या करा, 200 रुपीज़ की सब्सिडी प्रोवाइड करा दी, तो हमें 800 रुपीज़ का क्या मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है। तो जब भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी तो प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मार्केट प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब भी टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स इम्पोज किया जाएगा, तो मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर सिलेंडर की बात करें, 1,000 रुपीज़ का मेरे को सिलेंडर मिल रहा है और उस पर 200 रुपीज़ की सब्सिडी दी जाए तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम होकर 800 हो जाएगा। बट अगर वहीं 200 रुपीज़ का क्या कर दिया जाए, टैक्स लगा दिया जाए, तो वो मेरे को 1,200 रुपीज़ का सिलेंडर मिलेगा। तो जब भी टैक्स लगेगा तो मार्केट प्राइस बढ़ेगा और सब्सिडी दी जाएगी तो मार्केट प्राइस कम होगा। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस क्या होता है भाई, एनआईटी होता है, प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब बात करें भाई एनआईटी। एनआईटी जो है वो हमारी क्या हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है और जीरो वैल्यू भी आ सकती है। पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, जब आईटी ज़्यादा होगा सब्सिडी से। नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, जब सब्सिडी ज़्यादा होगी आईटी से। जीरो वैल्यू कब आएगी, जब आईटी और सब्सिडी दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कुछ एग्रीगेट्स की बात करते हैं। हमने बेसिक टर्म्स के बारे में जान लिया। सबसे पहले बात करते हैं हम जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जी स्टैंड फॉर ग्रॉस। ग्रॉस मतलब मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज, जो उसकी वैल्यू है गुड्स की। फॉर एग्जाम्पल के लिए मोबाइल की वैल्यू क्या थी, 10,000 रुपीज़। ठीक है, डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू हम काउंट करते हैं यहाँ पर। पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस चीज़ का ले रहे हैं हम, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, वो गुड्स जो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर हैं
और जिनका यूज़ आइदर फॉर कंजम्पशन पर्पस और इन्वेस्टमेंट पर्पस किया जाएगा। अब कंजम्पशन पर्पस कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक 10 रुपये की चॉकलेट खरीदी, उसको मैं क्या कर रही हूँ, कंज्यूम कर रही हूँ, तो वो कंजम्पशन पर्पस के लिए मैंने यूज़ करी, तो चॉकलेट क्या हो गई, वो फाइनल गुड होगी। फॉर एग्जाम्पल एक फर्म ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी और उसको इन्वेस्ट कर दिया और फर्दर प्रोडक्शन करके कैपिटल फॉर्मेशन कर रही है, तो वो प्लांट एंड मशीनरी क्या है भाई, फाइनल गुड है। तो फाइनल गुड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर उसका एंड यूज कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होता है तो वो फाइनल गुड्स कहलाता है। अब फाइनल गुड्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, ठीक है। अब मार्केट प्राइस का मतलब क्या है भाई, टैक्सेस इंक्लूडेड हैं। टैक्सेस भी कैसे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड हैं, जब हम आईटी में से सब्सिडी को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। ग्रॉस मार्केट वैल्यू क्या है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, किसकी, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे हम यहाँ पर, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स के केस में क्या होता है, वैल्यू एडेड होती जाती है और डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम की, तो हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ली जाती है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, अब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है मतलब चाहे वो रेजिडेंट ने कराओ या नॉन रेजिडेंट ने कराओ। रेजिडेंट कौन होता है कि वो पर्सन जिस कंट्री में रिसाइड कर रहा है उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करना चाहिए, मतलब उसके बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी उसी कंट्री में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अर्निंग, स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट वो उसी कंट्री में कर रहा है जिस कंट्री में वो रिसाइड कर रहा है, तो वो उस कंट्री का रेजिडेंट कहलाता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हम बात करें मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, चाहे रेजिडेंट ने कराओ चाहे नॉन रेजिडेंट ने कराओ, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब रेजिडेंट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, इसके बारे में भी ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, बेसिकली 1 ईयर में हम काउंट करते हैं इसका पीरियड जो होता है काउंटिंग का। 1 ईयर भी हम क्या लेते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर लेते हैं, जो कि हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है, कि 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022, ठीक है। तो ग्रॉस मार्केट वैल्यू होती है ये, ठीक है। ग्रॉस मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होगा इसमें, ठीक है। मार्केट वैल्यू है तो एनआईटी, इनडायरेक्ट टैक्स भी इसमें क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। किसकी वैल्यू इंक्लूड कर रहे हैं हम यहाँ पर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर विद इन 1 ईयर हम काउंट करते हैं इसको। तो जीडीपी एमपी क्या होती है, एनआईटी और डेप्रिसिएशन दोनों ही इंक्लूड होगा, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू की बात कर रहे हैं। ग्रॉस वैल्यू की बात करें तो एट द टाइम ऑफ परचेज उसकी क्या वैल्यू थी, तो उसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, ठीक है। मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं मतलब एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें क्या है, इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ। देन बात करते हैं जीडीपी एट एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट की बात करें मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एनआईटी इंक्लूड नहीं होगा। ग्रॉस मनी वैल्यू, यहाँ पर मार्केट वैल्यू नहीं ले रहे हम, मनी वैल्यू ले रहे हैं, जितनी बेसिकली उसके प्रोडक्शन कॉस्ट आई है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। ग्रॉस की बात कर रहे हैं मतलब डेप्रिसिएशन तो अभी भी इसमें इंक्लूड होगा ही होगा। ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सेम डेफिनेशन चलेगी, बस इतने का हमारा डिफरेंस आया। क्या, ग्रॉस मनी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू नहीं है। मनी वैल्यू का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, अभी टैक्सेस इंक्लूड नहीं हुए हैं इसमें। वही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं हम, जितना प्रोडक्शन हुआ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर विद इन 1 ईयर। तो जीडीपी एफसी की बात करें तो कैसे निकालेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एमपी में से जब मैं एनआईटी घटा दूंगी, एनआईटी माइनस कर दूंगी, तो टैक्सेस जब मैंने हटा दिए तो मेरे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में किसका डिफरेंस आता है, एनआईटी का ही डिफरेंस आता है, टैक्सेस का ही डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा जीडीपी एट एफसी। अब बात करते हैं भाई एनडीपी एट एमपी। एनडीपी एट एमपी की बात करें मतलब नेट एक्चुअल वैल्यू क्या है उसकी बात करें, डेप्रिसिएशन को हटा देंगे। नेट मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू की बात करें तो एनआईटी तो इंक्लूड होगा ही होगा,
ठीक है। नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो NDP-MP कैसे निकालेंगे, जब GDP-MP में से मैं डेप्रिसिएशन को हटा दूंगी, G से N पर जाना है तो डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा। नेट एक्चुअल वैल्यू निकाल रहे हैं ना कि आज करंट वैल्यू क्या है उस गुड्स की, तो डेप्रिसिएशन को मेरे को हटाना पड़ेगा, तो मेरे पास नेट और एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी। देन बात करें NDP-FC, बेसिकली जब भी हम डोमेस्टिक इनकम काउंटिंग की बात करते हैं तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है हमारी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं, जिसमें क्या होता है हम डेप्रिसिएशन को भी हटा देते हैं और NIT को भी हटा देते हैं, तो नेट वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल के आ जाते हैं। नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई NDP-FC, GDP-MP में से अब G से N पर जा रहे हो तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, MP से FC पर जा रहे हो तो NIT भी माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा NDP-FC आ जाएगा जो कि डोमेस्टिक इनकम कहलाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के एग्रीगेट्स की बात करें, तुमने देखा होगा DP सब में आ रहा है, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उनकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई ग्रोस वैल्यू क्या होगी एट मार्केट प्राइस पर, ग्रोस वैल्यू क्या होगी एट फैक्टर कॉस्ट पर, नेट वैल्यू क्या होगी एट मार्केट प्राइस पर, नेट वैल्यू क्या होगी एट फैक्टर कॉस्ट पर। NDP-FC से GDP-MP निकालना, तो कैसे निकालेंगे, मेरे को निकालना है क्या है GDP-MP, तो मैं क्या करूँगी NDP-FC में अब N से G पर जाना है तो मेरे को डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोस वैल्यू निकालनी है एट द टाइम ऑफ परचेज, उसकी वैल्यू क्या थी, तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। ठीक है, FC से MP पर जाना है, मतलब टैक्सेस इंक्लूड हो गए, प्रॉफिट नहीं, क्या इंक्लूड हुआ है, टैक्सेस, तो NIT इंक्लूड करना पड़ेगा मेरे को। NIT क्या होता है, IT माइनस सब्सिडी, तो ये मेरा आ जाएगा GDP एट MP। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम वही मोबाइल वाला, ₹10,000 का मैंने एक मोबाइल खरीदा था, तो ये क्या थी, ग्रोस वैल्यू थी एट द टाइम ऑफ परचेज, जब मैंने मोबाइल खरीदा तो मैंने ₹10,000 पे करे थे, तो ये ग्रोस वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं भाई GDP-FC की बात करें, मतलब MP से FC पर जा रहे हैं तो मेरे को NIT माइनस करना पड़ेगा। अब NIT हमने क्या लिए थे यहाँ पर, IT माइनस सब्सिडी, IT हमने लिया था ₹3,000 और सब्सिडी ली थी ₹1,000, तो ₹2,000 का क्या आया था, NIT आया था, तो NIT को हम माइनस कर देते हैं यहाँ पर, तो GDP-FC क्या आ जाएगा हमारा ₹10,000 माइनस कर देंगे NIT जो कि मेरा क्या है ₹2,000, तो ₹8,000 क्या आ जाएगा मेरा GDP एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पर हमने अभी टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया है, बट डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड है, उसको अभी नहीं हटाया हमने क्योंकि ग्रोस की बात कर रहे हैं। NDP-MP की बात करें तो NDP-MP कैसे निकालेंगे हम, G से N पर जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा, नेट एक्चुअल वैल्यू बात कर रहे हैं तो 10,000 डेप्रिसिएशन बात करें ₹2,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो ये भी ₹8,000 हमारा क्या आ गया, NDP एट मार्केट प्राइस आ गया। यहाँ पर अभी NIT इंक्लूडेड है, बट NDP-FC डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो वो क्या आएगा, ₹10,000 है, माइनस कर देंगे हम NIT जो कि ₹2,000 है, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन जो कि वो भी हमने ₹2,000 ही लिया है, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई ₹6,000। ₹6,000 क्या है भाई उसकी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ₹6,000 क्या आई है उसकी नेट वैल्यू आई है फैक्टर कॉस्ट पर, मतलब डेप्रिसिएशन भी हटा दिया हमने और NIT भी, टैक्सेस भी हटा दिया। और NDP-FC से जब मैं निकालूंगी क्या GDP-MP, तो कैसे निकालेंगे, NDP-FC मेरा क्या है भाई 6,000, ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है वो भी 2,000 है और NIT क्या है वो भी 2,000 है, तो मेरी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या आ जाएगा ₹10,000 जो मैंने मोबाइल खरीदा था। तो सिंपल सी चीज़ यही है यार इसमें कि कैसे नेट से ग्रोस पर जाना है, ग्रोस से नेट पर जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है। तो इसको हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया था, तो इसको समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। तो यही चीज़ है, अगर मुझे ग्रोस से नेट पर जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, नेट से ग्रोस पर जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो NIT प्लस करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो NIT माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि GDP-MP है, GDP-MP से GDP-FC जाना है, MP से FC जाना है तो
NIT मतलब टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे, तो माइनस कर देंगे हम NIT। ठीक है, GDPFC से NDPFC जाना है, G से N पर जाना है, मतलब नेट एक्चुअल वैल्यू पर जा रहा है, डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। NDPFC से NDPMP जा रहे हैं, FC से MP जा रहे हैं, मतलब टैक्सेस इंक्लूड करने पड़ेंगे, NIT ऐड करना पड़ेगा। और NDPMP से GDPMP जा रहे हैं, मतलब ग्रॉस वैल्यू पर जा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी भाई। डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हमने 4 एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ा, GDPMP, GDPFC, NDPMP एंड NDPFC। तो गाइज ये था क्या, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, नेट वैल्यू क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं, डिटेल में हमने इनके बारे में जाना। न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेशनल प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ एग्रीगेट्स के बारे में जानेंगे, देन हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।